दोस्तों आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे नौरा शेख के खिलाफ आज़ाद मैदान में हुए प्रोटेस्ट के बारे में, जहां लोगों ने नौरा शेख चोर है, नौरा शेख ने गद्दार है, नौरा शेख ने इस्लाम के नाम पे पैसे लूटे हैं के नारे लगे थे। उसके बाद जो है जो नॉन कंप्लेनर लोग थे, ज़्यादातर वो आए थे, क्योंकि कंप्लेनर लोग का मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट में है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पर थोड़ा सा एक रोशनी की किरण लग रही है कि कहीं ना कहीं वहाँ से कुछ होगा। मगर जो नॉन कंप्लेनर, जिन्होंने नौरा शेख पे ना ही कंप्लेंट किया ना ही कुछ किया, वो आज तितर बितर नज़र आ रहे हैं। उनकी हालात जो है बहुत ख़राब नज़र आती है, क्योंकि नौरा शेख का कोई उनके लिए वीडियो नहीं आना, उनके बारे में बात नहीं करना, तो उन्होंने आके आज उनका जो है आज़ाद मैदान में उनका सबर का बांध टूटा। वहाँ पर जो साउथ पवने ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, कहा कि हम लड़ेंगे, और लॉ पॉइंट की कुछ हमने भी बात की थी। वहाँ एक एडवोकेट थे, यंग एडवोकेट, तो जज्बाती एडवोकेट थे, तो उन्होंने कुछ बात की थी कि लॉ पॉइंट से हम बात करेंगे। शान इलाही, जैसा आपको सबको मालूम है कि शान इलाही वही पर्सन है जो सबसे पहले जो कंप्लेंट जो जीजे में गई थी वो शान इलाही के थ्रू गई थी, और जो 3.5 लाख का 3 लाख का जो पहला जो शान को जो चेक आया था, वो कंप्लेनेंट भी शान था और ये भी था, वो केस जो है इनके हाथ में था। बात करते हैं, और आज भी सुप्रीम कोर्ट में कुछ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इनके सीनियर लॉयर के थ्रू। वेलकम टू गली न्यूज शान भाई। थैंक यू। पहले ये बताइए प्रोटेस्ट के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, जो सलीम भाई मैंने प्रोटेस्ट देखा, ये वही लोग इन्वेस्टर्स हैं जो लोगों को मैं खुद रिक्वेस्ट करता था कि आप लोग आइए, समझिए कि ये स्कैम है, ये चिट एंड फंड स्कैम, आपके साथ स्कैम हुआ है। लेकिन उस वक्त ये लोग डिनाई करते थे, मुझ पे ही एलिगेशन लगाते थे कि ये एडवोकेट शायद अपनी दुकान खोल रहा है कुछ पैसे कमाने के लिए, शायद ये कर रहा है। फिलहाल वो मैटर वहां रहा। कुछ लोग डर के, कुछ लोगों ने हिम्मत की और एप्लीकेशन फाइल की यहाँ पर ईओडब्ल्यू में। जब ये शुरुआत हुई थी इस प्रोटेस्ट की, ईओडब्ल्यू में कंप्लेंट फाइल हुई और सबसे पहली एफआईआर लॉन्च हुई थी जेजे पुलिस स्टेशन में, जिसके जो शान इलाही कंप्लेनेंट शान इलाही हारून शेख, जिनके 3 लाख थे, और उनके साथ क्लब में 11 से 12 लोग थे, उनकी यहाँ के ही लोग थे, साउथ मुंबई के ज्यादातर। तो उसके बाद जब एफआईआर लॉन्च हुई, नौरा शेख को कस्टडी में लिया गया। हैदराबाद में ऑलरेडी वो जेसी में थी। यहाँ की पुलिस जो आईओ थे, पवार जो थे यहाँ के आईओ, वो पहुंचकर वहाँ पे उन्होंने कस्टडी ली, मुंबई में लाके उन्हें प्रोड्यूस किया गया। उसके बाद तमाम, जैसे नवी मुंबई हो गई, बेलापुर हो गया, तमाम जगहों पे एफआईआर हुई और नौरा शेख को अरेस्ट किया गया। उसके बाद 2020 में नौरा शेख को कोरोना के मद्देनजर नौरा शेख को बेल पे रिलीज हुई सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। यहाँ पर उनके हाई कोर्ट में भी बेल पिटीशन पे आर्ग्यूमेंट हुआ, वो भी रिजेक्ट हुई। उस बीच में कुछ इनमें से लोग, अब मैं ये कहना नहीं चाहूंगा बहुत सारे लोग थे, नहीं थे, मैं तो देख नहीं पाया, लेकिन बहुत सारे लोग थे कि जब मुझ पे सेशन कोर्ट में, जब ये आप भी शायद गवाह होंगे, उस बाद लोगों ने मुझ पर गालियां दी, अटैक किया और मुझे तरह तरह की बातें बोली। एफआईआर लॉन्च हुई कोलाबा पुलिस स्टेशन में। अच्छा, उस एफआईआर के बारे में पूछना, उसका मुख्य आरोपी आपने किसको बनाया था? उसका मुख्य आरोपी अजीजा जुजेवाला, एक लेडी है, ओल्ड लेडी है, अजीजा जुजेवाला भी है ना, वो नौरा शेख के जो सलीम शेख यहाँ के थे, भिंडी बाजार के जो मेन डीएसए थे इनके, उनके बेटा सिद्दीक, वो उस जगह पे मौजूद था और एग्रेसिव तरीके से लोगों को हमला करवाने के लिए, और कर भी। सिद्दीक का एफआईआर में नाम है, जीनत है, सिद्दीक है, बहुत सारे लोग हैं जिनके नाम है इस एफआईआर में। तो सलीम भाई, उस वक्त ईओडब्ल्यू में जब कंप्लेंट लॉन्च हुई, इन्वेस्टिगेट हुआ ये मैटर, और उसके बाद में जब तमाम उन्होंने देखा, सीनियर ऑफिसर्स जो डीसीपी हैं वहाँ के, उन्होंने उसके बाद देखा ये बहुत बड़ा स्कैम है, और उसके बाद उन्होंने जेजे पुलिस को आदेश दिया कि इसमें एफआईआर लॉन्च होनी चाहिए। एफआईआर लॉन्च हो गई, सुप्रीम कोर्ट में केस चला, सुप्रीम कोर्ट में उनकी बेल हो गई। लेकिन अब जिस तरह से ये जो एडवोकेट है, लर्नेड फ्रेंड मेरे जो भी है, यंग फ्रेंड, जो इजाज जी, मैं इजाज जी से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, आपके पास क्या लीगल रेमेडीज हैं? आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को डिनाई कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में ये कहा था, जी हमने उनसे सवाल किया था, तो वो उसका आपने देखा कि कैसे जवाब जी 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 मैं उनसे ये, उन्होंने ये कहा, मैंने उनका वीडियो देखा है आपके माध्यम से, कि मेरी फैमिली का पैसा भी इसमें है, तो मुझे अब पता है कि किस किस तरह से इस लेडी को के ऊपर मुझे एलिगेशन करने हैं, कंप्लेंट करनी है, सीनियर एडवोकेट से मिलना है, सीनियर काउंसिल से मिलना है। आप जहां भी जाएंगे आपको सिर्फ एक सवाल का जवाब मिलेगा। अगर आप ईओडब्ल्यू में जाएंगे, ईओडब्ल्यू में ऑलरेडी कोई केस लॉन्च नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी उसके ऊपर एफआईआर लॉन्च है। आप एज अ एडवोकेट, आपको पता होगा कि स्टेट में एक, सिटी में एक एफआईआर लॉन्च होती है,
फिर और वो भी अगर उस केस में प्रोसीडिंग चल रही है, अगर प्रोसीडिंग क्लोज हो चुकी है, ऑर्डर आ चुका है, तो आप दूसरी एफआईआर लॉन्च करा सकते हैं अंडर मनी डिपॉजिटर एक्ट में, जहां पर नौहरा शेख पे जिसमें आरोपी थी। और उनके साथ इसमें एक पॉइंट ये भी था कि हम एजेंटों पे एफआईआर करेंगे जिन्हें हमने पैसा दिया। जी, अभी ये हाँ, लोग वो कह रहे थे उनको पकड़े। ये भी पॉइंट बताता हूं सलीम भाई, एजेंटों पे आप कर सकते हैं, लेकिन कब आपने आपका पैसा एजेंटों के अकाउंट में ट्रांसफर किया हो तब। अगर अकाउंट में नहीं किया है तो एजेंट बीच का एक मीडिएटर है, उसने स्लिप जरूर बनाई, आरोपी उसे भी बनाया जाएगा, गुमराह उसी ने भी किया, लेकिन पैसा उसके अकाउंट में नहीं आया है, पैसा डायरेक्ट हीरा गोल्ड के अकाउंट में गया, उसे उसका इंटरेस्ट मिलता था, जो भी समथिंग अमाउंट प्रॉफिट मिलता था उसे। तो ये चीज है। आप नहीं, तो ये जो आपने कहा कि आरोपी बनाया जाएगा, तो क्या ये लोग वापस उनके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं? कंप्लेंट करना अधिकार है हमारा, कर सकते हैं, लेकिन FIR उसमें एफआईआर लॉन्च नहीं होगी सलीम भाई, क्योंकि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में भी कहा है कि जितनी भी स्टेट्स में हमारे ऊपर, इनके पिटिशनर्स के एडवोकेट ने कहा था कि हमारे ऊपर कहां से नॉन बेलेबल वारंट इशू हो रहे हैं, कहां पे न्यू जगहों पे हमारे ऊपर एफआईआर लॉन्च हो रही हैं, तो इसे स्टॉप किया जाए, क्योंकि हम प्रोसीडिंग के लिए तैयार हैं। हम 641 करोड़ रुपए डिपॉजिट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की रजिस्ट्री में तैयार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था न्यू प्रोसीडिंग कुछ अलाउड नहीं होगी, जिन्हें अब यहां पर इंटरवीन करना है, इंटरवीन के बदले आप क्लेम फाइल करें एसएफआईओ में। एसएफआईओ का भी डेट दी गई थी 30 नवंबर आई थिंक सो 2021 का। उसके बाद उन्होंने कहा था हम इसे अलाउ नहीं करेंगे, लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसा नया ऑर्डर आया नहीं है। जब तक, मैं तो बोल रहा हूं, आप लोगों को भी वेलकम है, अभी भी आपके लिए दरवाजे खुले हैं एसएफआईओ के, क्योंकि मैंने हाल ही में बहुत लोगों के एसएफआईओ के क्लेम फाइल कराए हैं, न्यू जितने भी कमर्स हैं, तो आप भी एसएफआईओ में क्लेम कर सकते हैं। और क्लेम करने के बाद, जैसा इन्होंने कहा कि यहां पर हम सीनियर काउंसिल से बात करेंगे, मैं आपको रास्ता बताता हूं। यहां पर एक सीनियर एडवोकेट को हमें सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट करना पड़ेगा और उसमें मेंशनिंग करा के मैटर को कंडोनेशन डिले फाइल करना होगा। कंडोनेशन डिले पे बताना होगा कि क्यों डिले हुआ, हम क्यों नहीं आ सके, हमें इसने भरोसा दिलाया था, हमें ये कहा था मैं जेल से बाहर आ जाऊंगी तो दे दूंगी, लेकिन कोर्ट ने ये भी कहा जेल से रिलीज तो 2020 में हो चुकी थी, उसके बाद आपने कंप्लेंट क्यों नहीं फाइल की। तो उसका प्रोसेस यही है सलीम भाई, आपके हाथ में, देखिए आपके पास पैसा है तो आप जाइए पुलिस स्टेशन, जाइए एडवोकेट के पास, फीस दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन रेमेडी यही है लीगल कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं आता, ऑर्डर नहीं होता, उसके खिलाफ मेरे हिसाब से तो कोई न्यू एफआईआर लॉन्च नहीं होगी सर। चलो, न्यू एफआईआर लॉन्च नहीं है, मगर जैसे आपने कहा कि एसएफआई में कंप्लेंट करो, यानी पहले एसएफआईओ में जाके अपना क्लेम करने का, क्लेम एसएफआईओ ले रही है, अभी भी ले रही है, और उसके बाद जो है आप ना सब लोग मिलके, अगर आप मुझसे, मैं 2018 से आज भी मैं इस केस में गवाह हूं, ऑन रिकॉर्ड हूं, मैं एवरी डेट को अपीयर होता हूं कोर्ट में, मेरे जो सीनियर एडवोकेट एओआर हैं उनके साथ, जो एसोसिएट के साथ मैं हूं, अगर मुझसे जो मदद लेना चाहे आप ले सकते हैं। इसमें आपको एक सीनियर एडवोकेट इसलिए बोल रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जो अपीयरेंस रहता है वो बहुत अलग तरीके का होता है, उसमें डायरेक्ट जाके हम अपीयर नहीं हो सकते हैं, हमारे साथ एक एओआर रहता है। अगर हमें उस केस में बहुत बारीकी से बात करनी है, ज्यादा टाइम लेना है, तो एज अ न्यू कमर को ज्यादा बोलने नहीं दिया जाता, 2 से 3 मिनट या ज्यादा बात नहीं, सीनियर एडवोकेट अपनी बात रख सकते हैं, ज्यादा उन्हें टाइम भी दिया जाता है, और उसके बाद उनकी बात सुनी भी जाती है। और कंडोनेशन डिले का अगर हमारा उसमें ऑर्डर पास हो जाता है तो हम भी उसकी जो 641 करोड़ अमाउंट है, हम भी उसमें पार्टी बन जाते हैं, हमारा भी पैसा आने की हमें उम्मीद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से हो जाती है। लेकिन वो कब, ये सिर्फ आप नॉन कंप्लेंट की बात कर रहे हो, जिन्होंने अब तक कंप्लेंट नहीं की है, कंप्लेनेंट्स तो ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं, आपको भी यही करना, यही प्रोसीडिंग है, आपको भी यही करना। अभी जो प्रोटेस्ट हुआ, अभी जो एजाज सैयद ने बोला कि क्या सुप्रीम कोर्ट विक्टिम की बात नहीं सुनेंगे, हमारा कानून ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, लाइन ऑफ एक्शन हम देखेंगे, लीगल रेमेडी होगी। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी जजमेंट हो रहा है, वो मैटर चल रहा है, तो ये जितने जो विक्टिम्स है तो इनकी बात सुनी नहीं जाएगी। हमारे पास लीगल रेमेडीज अवेलेबल है, और बहुत ही जल्द इंशाल्लाह हम लोग तमाम लोग मिलके बहुत ही ठोस कदम और बहुत बड़ा कदम उसके खिलाफ उठाने वाले हैं। देखिए उन्होंने अभी यहाँ बात की, चैनल पे बहुत अच्छा लगा सुनने के लिए अल्फाज, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में आप ये नहीं बोल सकते कि विक्टिमों के लिए सुप्रीम कोर्ट नहीं है क्या, विक्टिमों की सुनवाई के लिए। संजय किशन कौल सर ने क्लियर कहा था, जब न्यू इंटरवीन एप्लीकेशन फाइल हो रही थी, उन्होंने बोला था वी आर नॉट गोइंग टू एंटरटेन एनी ऑफ द न्यू पिटीशन बिकॉज वी हैव ऑलरेडी गिवन यू टाइम।
to file the intervene application claim, but you people are not bother about. You are just wasting your time. हिंदी में कर इन्होंने ये कहा था कि अब हम कोई भी नई एप्लीकेशन को सुप्रीम कोर्ट में Consider नहीं नहीं करेंगे। कंसीडर करेंगे, क्योंकि हमने आपको बहुत हमने time रास्ता बता दिया है, बहुत time टाइम दिया। भी दे दिया है कि आप क्लेम फाइल करो। आप क्लेम भी नहीं फाइल कर रहे हैं, न्यू इंटरव्यू ला रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट यार रोज एक यही केस के लिए बैठा नहीं है और नई रोज यही पिटीशन के लिए बात करने नहीं बैठा है। हमने रास्ता बताया, वहां क्लब हो जाएगा आपका एसएफआईओ में, और एसएफआईओ के थ्रू जैसे पैसे डिपॉजिट होगा तो पैसा एसएफआईओ जब आपको वेरीफाई हो गया आपके डॉक्यूमेंट, उसके बाद ही आपको पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा। जी, मुझे भी लगा था वो जो एडवोकेट बात करे वो जज्बात में बात कर रहे थे। और पहली बात तो एजाज सैयद को ये था कि वहाँ माहौल नहीं था उससे जरा ज्यादा बहस करने का। नहीं तो मैं ये कहता था आप एडवोकेट होके नौरा शेख की बात सुने, कोर्ट पे भरोसा नहीं किए। सब में बड़ा तो ये सवाल होता है कि आप खुद एडवोकेट हो और आपके फैमिली का पैसा है, आपने कोर्ट पे भरोसा नहीं किया, आपने नौरा शेख पे किया और अभी आप आपके कोर्ट की दुहाई दे रहे हैं। खैर ठीक है, उनका जज्बा था, बेचारे नए नए यंग लग रहे थे एजाज। दूसरा पॉइंट क्या है, साउथ पौने ने जो ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई है, आप भी जुड़े हो कई सालों से हीराकोट के, क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, सऊद पवाने जी को मैं एकदम पर्सनली तो नहीं जानता हूँ, लेकिन बीच में मुझे भी फोन आया था उनका और बातचीत हुई थी कि शान भाई हमें इस मुद्दे पर एक कमेटी बना रहे हैं, हम उसके खिलाफ कोर्ट में जो प्रोसीडिंग होगी आपके थ्रू हम जाना चाहते हैं, आप हमें रास्ता बताइए। मैंने उनसे बहुत देर बाद की बताया ये सब प्रोसीडिंग। इन्होंने ये तक कहा मुझसे कि मेरे पास इन एंड आउट उसके क्या क्या पॉइंट है, एक एक चीजें, उसके घर में कौन सी चीज कहाँ है ये तक मुझे पता है। और उसके घर में कौन सी चीज, नौवेरा शेख के, क्योंकि मैं बहुत अंदर का आदमी हूँ, मैं उसका बहुत क्लोज रह चुका हूँ। तो मैंने बोला बहुत अच्छी बात है सऊद भाई, ये सब चीजें आप मुझे बताइए पॉइंट। अब मेरा तो मकसद यही है कि इन्वेस्टर्स का किसी तरह से पैसा मिले, हमें उसके घर में क्या है, वो बंगले में रहे या झोपड़े में रहे, उससे कंसर्न नहीं है। कंसर्न ये है इन्वेस्टर्स का पैसा मिले। तो सऊद भाई ने उस वक्त कहा कि शान भाई मैं बहुत जल्दी एक एनजीओ बना रहा हूँ, उसमें मैं आपको मीटिंग में बुलाऊंगा और फिर आपको बताए, फिर हम जो भी हमारे जो काम करने का तरीका होगा, लाइन ऑफ एक्शन होगा, किस तरीके से हम क्या चार्ज करेंगे, वो सब हम डिसाइड करेंगे उस मीटिंग में। उसके बाद उनका कोई फ़ोन मुझे आया नहीं और ना ही मेरी उस विषय पे उनसे बाद में बात हुई। सडनली मैं एक दिन देखता हूँ तो एक मोर्चा देखने मिल रहा है, तो मुझे वो देख के थोड़ी बहुत हंसी भी आ रही थी और दुख भी हो रहा था। हाँ, हंसी की बात नहीं है, बेचारे नहीं मैं समझ रहा हूँ, मैं दुख इसलिए हो रहा था, उसने जो बेचारी माँ बहनें रो रही थी, मुझे भी तकलीफ हो रही थी कि इनके लिए तो आज मैं लड़ रहा था, मैं आज लड़ रहा हूं, लड़ रहा नहीं था और लड़ रहा हूं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सलीम भाई बोल रहा हूं, जब तक मैं हूं इंशाअल्लाह ताला मेरी आखिरी सांस है, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा केस है और मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जहां भी सीढ़ी चढ़ा हूं ये केस की वजह से चढ़ा हूं। उसके बाद अल्लाह के शुक्र से बहुत केसेस आए। लोग साउथ पौने पे क्यों विश्वास करें, लोग शानी लाई पे क्यों विश्वास करें? आप पे भी तो बहुत सारे इल्जाम लग चुके हैं। राइट 100%। तो लोगों को ऐसा लगता है ये आ रहा अपने मकसद से आ रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ सलीम भाई, मेरे पे विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है। अदर्स आपको कुछ बोल रहा है ना, वो आपकी गारंटी है, आपका पैसा है, आप उसे फीस पे कर रहे हो, वो आपकी गारंटी। मेरे पे विश्वास मत कीजिए, लेकिन कोर्ट के लीगल एक्शन पे तो भरोसा है, लीगल प्रोसीडिंग पे तो भरोसा है। मेरे से सलाह मशवरा कीजिए, मैं आपको जहां बोलेंगे वहां लेके चलने तैयार हूं। सुप्रीम कोर्ट में कहां आपका क्या प्रोसीडिंग करना है वो भी करने के लिए तैयार हूं। लेकिन और सलीम भाई, अगर आप बोलेंगे तो मैं वहां के एक सीनियर, आपके बोलने पे मैं एक सीनियर एडवोकेट का आपसे मीटिंग भी कराने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मैं सुप्रीम कोर्ट में बार एसोसिएशन का लाइफ मेंबर भी हूं। तो मेरे भी वहां पर थोड़े छोटे कॉन्टेक्ट्स हैं, तो मैं भी लोगों से, अगर आप बोलेंगे कि मुझे कपिल सिब्बल जी से बात करनी है, मैं वहां का भी आपका अपॉइंटमेंट करा दूंगा। कभी आप बोलेंगे सलमान खुर्शीद जी से बात करनी है, मैं वहां का भी करा दूंगा। नहीं, मैं आपके माध्यम से, देखिए आप एक चौथा स्तंभ माना जाता है ये जो हमारा जर्नलिज्म है, तो इसको लोग ज्यादा समझते हैं। हो सकते हैं वकील की बात को बोले अरे ये तो फिर कुछ अनाप शनाप उल्टा सीधा बोल रहा होगा। आपके थ्रू बताइए कि मैं आपको वहां तक लेके जा रहा हूं, क्यों? क्योंकि आपका केस सॉल्व हो। लेकिन अभी केस खत्म नहीं हुआ है, लोगों को ये लग रहा है कि 2-3 महीने से लिस्ट नहीं हुआ है। जो कंप्लेनेंट भी है मैं उनके बारे में बताना चाह रहा हूँ, जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंचें बैठी हैं इस वजह से मैटर अभी लिस्ट नहीं हो पा रहा है। दूसरी वजह से संजय किशन कौल सर जो कोर्ट रूम नंबर 2 में थे जज थे, वो रिटायर्ड हो चुके हैं। सुधांशु धूलिया सर की भी अभी तक बेंच असाइन नहीं हुई है, वो कभी कोर्ट रूम नंबर 9 करंट बता रहे हैं करंट। ये मगर एक सीके मौला शरीफ का जो एफिडेविट आया था नौरा शेख का जी, जिसमें कोर्ट ने कहा था ये फेक एफिडेविट है या जो भी जो डॉक्यूमेंट्स आए थे बैंक के, तो लोगों को लगा कि कोर्ट जो है अभी कुछ एक नया मतलब वो आएगा। लोगों को उम्मीद जाग गई थी कि यार अब तो कोर्ट जरा है इसके ऊपर हो गए। तो वो उसके बारे में आगे क्या हुआ?
सी के मौला शरीफ साहब ने जो एफिडेविट फाइल किया था और उन्होंने कहा था कि मेरे पास इस वक्त जो भी है 400 करोड़ है, और 400 करोड़ के बाद जो ये मैटर संजय किशन कौल सर के सामने हुआ था, लास्ट डेट थी उस वक्त में, और उन्हें कहा गया था, उन्होंने बोला मेरे पास इस वक्त प्रेजेंट में 200 करोड़ है। तो बोला ठीक है, आप कल एक काम कीजिए, सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में 200 करोड़ डिपॉजिट करा दीजिए। फिर उन्होंने एक एक्सक्यूज दिया, मेरे पास 200 करोड़ भी थे, मैंने कंपनी के मटेरियल्स बाय करने के लिए वो पैसा वहां यूटिलाइज किया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हमें बेवकूफ समझ रहे हैं, आप गुमराह कर रहे हैं, जिस तरह से आज तक इन्वेस्टर्स को आप झूठ बोलते हैं हमें भी कर रहे हैं। तो उनके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक नोटिस इशू किया गया। उसके बाद उन्हें कहा गया कि अपना पूरा स्टेटमेंट 2 साल का उनका कुछ बैंक से कुछ स्टेटमेंट हाँ, एक इंडिया ओवरसीज बैंक से एक स्टेटमेंट आया था कि उनके अकाउंट में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि आप चेक कीजिए इनके अकाउंट में 641 करोड़ डिपॉजिट हुए हैं क्या। तो वहां से ऑर्डर आया, ऐसा कोई डिपॉजिट नहीं हुआ है अमाउंट, हमारी बैंक में सिर्फ 51,000 रुपीज। जो इन्होंने कोर्ट में सबमिट किया था वो क्या था? उन्होंने अपने बैंक स्टेटमेंट सबमिट किया था सी के मौला शरीफ ने कि मेरे पास इतना इतना देखिए, मेरा ट्रांजैक्शन है, मेरी कैपेबिलिटी है कि मैं भर सकता हूँ ये अमाउंट, वो सब चीजें डिपॉजिट की। लेकिन उसके बाद सेकंड जो डेट थी 6/3/2023 अच्छा, ये जो डेट्स हो रही है नौरा शेख बाहर है, ये जो डेट्स आ रही है इतनी सारी, जो कंप्लेन की वो भी परेशान है, तो उसका कोई ऐसा रास्ता नहीं है? मैंने इस विषय पे बात की है। इसके लिए कैसा होगा, अगर अब की बार मैं अभी पिछले लास्ट वीक पे सुप्रीम कोर्ट में था, मैं वहां पर गया, मैंने जो रजिस्ट्री डिपार्टमेंट होती है वहां भी जाके पूछा, वहां से मेरा डिस्कशन हुआ। उन्होंने बोला लिस्ट होगा, आपका अकेले का मैटर नहीं है, ये बहुत सारे मैटर्स हैं जो असाइन नहीं हो पा रहे हैं, ड्यू टू सम रीजन असाइनमेंट नहीं हो पा रहा है। और ये जो असाइनमेंट होता है वो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनके थ्रू होता है। तो वो हमें ड्यू डिपार्टमेंट एक होता है, वहाँ से वो मैटर लिस्ट होते हैं कि कौन से जज के पास जाएगा। अभी तक वो टेंटेटिव डेट ही दिखा रही है, तो कभी 6 हो जाती है, कभी 16, लेकिन अभी तक प्रॉपर कॉज लिस्ट में मैटर अपलोड नहीं हुआ है। जैसे होगा पता चलेगा, अदरवाइज नहीं होता है तो नेक्स्ट मंथ में फिर हमें अपीयरेंस देना पड़ेगा, मेंशनिंग कराना पड़ेगा मैटर को। एक तो भी इन्वेस्टर ऐसे ही परेशान है, इन्होंने कंप्लेंट नहीं की, उनके पास पैसे नहीं है। एक औरत बोल रही थी कि उनकी बच्ची मर गई, दवा नहीं मिला। जी, मैंने तो सुना। इमाम साहब का पैसा देखता है, एक कहीं बाहर काम किए थे कुवैत में, 65 लाख रुपए उनके चले गए। ऐसे बहुत सारे अनगिनत केसेस है। उसमें एक साउथ पाने ने एक प्रोटेस्ट रख दिया, तो लोग एक जगह जमा हो गए। अभी आप कह रहे हैं वो बेकार है, वो उसका कोई मैंने बेकार नहीं कहा, मतलब आप कह रहे हैं कि कोई फ्रूटलेस है, मतलब उसमें कुछ होगा नहीं, मोर्चे से कुछ नहीं होगा। आप नहीं कह रहे थे सीएम के पास जाएंगे, कुछ नहीं होगा, ये आएगा, कुछ नहीं होगा इस वक्त। और अभी आप कह रहे हैं कि आप वैसा करो, तो ये ऑलरेडी परेशान अभी करे तो क्या भाई, जो लेडी कर्नाटका में चुनाव लड़ सकती है, जो लेडी ने करोड़ों आपका रुपया वहां पर लगा दिया, वो लेडी किसे सपोर्ट कर रही थी दुनिया ने देख लिया। तो आप मुझे सोचिए, आज भी उसने खुले अल्फाजों में ये कहा मैं हैदराबाद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ने जा रही हूँ। उन्होंने क्लियर कहा कि मैं लड़ने जा रही हूँ, और मैं किस किस के खिलाफ क्या 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 जो भी प्रोसीडिंग है। अभी हाल ही में उन्होंने एक कॉन्क्लेव लिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी का दिल्ली में, बहुत सारे लीडर्स के साथ उनके फोटो वोटो वायरल हुए। लीडर कोई नहीं था, लीडर नहीं, वो कोई वकील ही है, वो कर्नाटका, हैदराबाद, तेलंगाना के, और वो बैठे हुए हैं और इनके साथ फोटोज आ रहे हैं, जो भी है। देखिए, मैं वो चीजों पे नहीं मानता। मैं समझता हूँ नौराज शेख का ये जो दिखावे का वो है ना, राइट, लोगों का अट्रैक्ट, अब वो इन्वेस्टर्स में नहीं आ रहा है, क्योंकि उन्होंने हीरा डिजिटल गोल्ड चालू किया। अब वो ये चक्कर में है कि आपा ये उसमें है कि किसी तरह से ये इन्वेस्टर कैसे मेरी बातों में आ जाए और फिर से मेरे पास पैसा नहीं। तो नौराज शेख को क्या चाहिए इन्वेस्टर से? चलो, इन्वेस्टर को तो नौराज शेख से पैसा चाहिए। कंप्लेंट नहीं फाइल होगी ना, कंप्लेंट मत फाइल करो, मेरे पास आ जाओ। टाइम तो यही तो टाइम गया ना। ये बेचारे जो आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये लोग मजबूर आज इसलिए हुए क्योंकि उसके आश्वासन से कल देती हूँ बेटा, परसों करती हूँ, बच्चों की शादी, बहन का घर, भाई का, किसी का इंतकाल, किसी की बीमारी, ये नहीं समझती। ये कैसे है ना, ये हार्डकोर क्रिमिनल है, मतलब स्वीट पॉइजन है। बड़े प्यार से लोगों का कत्ल हो रहा है, बड़े प्यार से लोगों को मारा जा रहा है, सिर्फ आश्वासन दे के। लेकिन आज भी रास्ता है, वो है एक ही है। ये नई तरीके की प्रोसीडिंग मत कीजिए, पैसा आपका ही बर्बाद होना है। बाकी आपके पास रास्ता है, आपका दिमाग है, आप जहां जाना है। मैं किसी को रोकने नहीं बैठा हूं यहाँ, लेकिन मैं जो बता रहा हूं, लीगल प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में चल रही है, ऑर्डर पास नहीं हुआ है, आपके पास रास्ता है, क्लेम फाइल कर सकते हो। क्लेम फाइल करने के बाद यही रास्ता बतेगा, एक साथ क्लब में जाकर अकेले जाओगे, पैसा ज्यादा खर्चा होगा। क्लब में नहीं, मैं बता रहा हूं, अगर आपको जाना है अकेले तो भी जा सकते हैं, लेकिन कंडोनेशन डिले सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ही फाइल होगा। उसके बाद फाइल होने के बाद अलाउ हो जाएगी एप्लीकेशन, आपका पैसा
सुरक्षित और सेफ हो जाएगा, ये मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी प्रॉपर्टी इसकी सीज है, ईडी के हवाले में है। अच्छा, ईडी से बात करते हैं कि इसकी जो प्रॉपर्टी सीज है। हम्म। अच्छा, एक बात और चली थी कि नौरा शेख के जो बेटों पे जो केस हुआ है, बेटे और ये सब पे, हाँ। वो सब क्यों नहीं अरेस्ट हुए? क्या अब वो अरेस्ट नहीं हो सकते? देखिए कैसा है ना, एफआईआर में उनका भी नाम था, उनकी FIR बहन, माँ का, सबका नाम था। बहुत सारी लीगल प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट ने रोक रखी है। जब संजय किशन कौल साहब का भी यही कहना था, वी नीड अ मनी, पैसे चाहिए। हाँ, फर्स्ट यू विल डिपॉजिट द मनी इन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, लेट आफ्टर विल डिसाइड व्हाट द प्रोसीडिंग हैज बीन गोइंग ऑन। तो उन्होंने यही कहा था कि पैसा आप लाइए पहले, उसके बाद जो अरेस्ट करना है वो कर देंगे। लेकिन उनका एक ही कहना था, मैं अरेस्ट कल कर दूं, बेल कैंसिल इनकी कल कर दूं, आज ही कर दूं। लेकिन इसका रास्ता ये नहीं, पैसा आ जाएगा फिर ये जेल में जाएंगी, पैसा चाहिए ना हमें, तो थोड़े दिन देखते हैं। लेकिन वो स्टेज पे आ चुके थे, कैंसिलेशन ऑफ अगर बेल जब की। नौरा शेख इतना वो कर रही है तो ऐसा कोई लॉ नहीं है कि इनकी सारी प्रॉपर्टी बेच के अब इनको पैसे दे दो? रास्ता है, ऑक्शन का है, प्रॉपर्टी का अच्छा, एक रास्ता। बात और याद आ गई है, एक तो जो इन्वेस्टर्स गए हुए वहां पर, जो हाँ। कंप्लेनर है वो गए हुए, बराबर। हाँ। इन केस कभी डिफॉल्ट हुआ या नौरा शेख की प्रॉपर्टी सारी बिक गई, तो कौन से इन्वेस्टर्स को कंसिडर किया गया? वो जो आजाद मैदान में आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो, या जो ऑलरेडी ओनली कंप्लेन? कंप्लेनेंट, अच्छा, ओनली लीगल वेज पे जो जा रहे हैं, जिन्होंने एसएफआईओ का रास्ता चुना है, सुप्रीम कोर्ट का रास्ता चुना है, उन्हें कंसीडर किया जाएगा। न्यू अगर ये सोच रहे हैं हम ईओडब्ल्यू में अब जाएंगे, ईओडब्ल्यू में क्या काम करेगा? आप वहाँ एप्लीकेशन दे देंगे, वो एप्लीकेशन को फॉरवर्ड कर देंगे। जो पुराने आईओ थे ईओडब्ल्यू में, वो अब चेंज हो चुके हैं, वो अब कांदीवली पुलिस स्टेशन में जा चुके हैं। अब नए आईओ को नई तरीके से आप समझाओगे, लेकिन एफआईआर वो तो बोलेंगे इसमें ऑलरेडी लॉन्च हुई हुई है, केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर मैं इसमें क्या करूँ? एप्लीकेशन लेके रख लेंगे, वो मना किसी को नहीं करेंगे, रख लेंगे। और हो सकता है जहां तक वो प्रोसीडिंग को बना के एसएफआईओ में सेंड कर देंगे। हो सकता है। आप बुरा मत लगाना। हाँ बोलिए ना। आप एमआईएम में भी थे जी, और ज्यादातर जी। इल्जाम लगा कि असदुद्दीन ओवैसी ने ये सब जी, किया जी, है। जी। आप एमआईएम में थे। जी अभी आप बीच में आपके ऊपर एक इल्जाम लगा कि शानी लाई से आपने बहुत सारे पैसे ले लिए थे। जी जी। तो ये शानी लाई ने बोला कि किससे बोला कि मेरे से बहुत सारे पैसे लिए? सॉरी, शान ने बोला, कंप्लेनेंट? शान से मैंने जब कंफर्म किया, शानीलाई हारून शेख, हाँ। जो कंप्लेनेंट थे, जिनकी जेजे में नहीं, ये क्या शानी लाई कंप्लेनेंट भी और शानी लाई वकील भी? ये लॉजिक समझ में नहीं आई। शायद मेरी नसीब में था मैं जब उससे मिला तो मुझे शानी नाम पता था उसका, बट उसने बताया शानीलाई हारून शेख मेरा नाम है। बोला ठीक है। उस टाइम वो भी आए थे और यहाँ के बहुत 2-3 लोग थे, शकील भाई भी थे, उनका भी पैसा था। तो हम शकील भाई भी तो थे वहां पर। हाँ। आजाद मैदान में। शकील भाई थे, शकील भाई मुझे मिले नहीं थे उसके क्या? बाद। नहीं, मैं तो गया नहीं मैं- आज़ाद मैदान में, मुझे पता नहीं। लेकिन सबसे पहले हम कंसिडर्ड शकील भाई का ही कर रहे थे, लेकिन शकील भाई का थोड़ा अमाउंट ज़्यादा था, तो हमने सोचा यार इसका अमाउंट कम है, इसको थोड़ा पहले पे कर देते हैं। तो अब वो बोलते हैं ना, नसीब की बात है। तो शकील भाई का सेकंड नंबर पे था, शानीलाई हारून शेख का फर्स्ट पे हमने वो किया था, और 11 से 12 लोगों की एप्लीकेशन बना के जेजे में भी दी गई थी, ईओडब्ल्यू में। तो सबसे पहला स्टेटमेंट रिकॉर्ड शानीलाई हारून शेख का हुआ, और उसके बाद मुझे सिर्फ और सिर्फ, मैं आपको खुल के बताता हूँ, 10,000 रुपये, वो भी 5-5 करके मिले थे पूरी प्रोसीडिंग में, हाँ, जब तक। और उसके बाद जब पैसा भी आ गया तो मैंने बोला भाई इतना लीगल खर्चा हो गया, कुछ तो करिए। तो उन्होंने कहा कि शान भाई मेरी हालात सही नहीं है, मेरे घर का रेंट का मसला है। शान भाई, एक वकील होता है, बोलता है मेरी फीस इतनी लगेगी, जी मैं एनजीओ तो नहीं खोल के बैठा। राइट। आप इतने क्यों दयालु होते जा रहे हैं? तो इसमें कहीं ना कहीं आपकी दयालु नहीं, आपकी- मैंने सुनिए ना एक सलीम मिनट, भाई। एक मिनट, हाँ मेरी बोलिए, मेरे बोलिए, सवाल खत्म होने बोलिए, दीजिए। बोलिए। कि एक वकील रहता है, भाई मेरी प्रोफेशन फीस 2 लाख रुपए, मैं आप लोग के लिए 1 लाख ले सकता हूँ, ये कर सकता हूँ। मगर एक आदमी बोलेगा कि मैंने सिर्फ 5,000 लिया, 10,000, तो क्यों करे, क्यों लिए? उस वक्त सिचुएशन ऐसी थी सलीम भाई, जब ये शुरुआत में आए थे, मैं अब किसी के नाम के साथ बताना नहीं चाहता हूँ, बेचारे बहुत बुरे तकलीफ में थे, हालात में। अब उन्होंने क्या सोच के यहाँ इन्वेस्ट किया था, मैं उस बात में नहीं जाना चाहता। उस वक्त ऐसी ऐसी तकलीफ में थी, मैंने अपनी ऑफिस से, सलीम भाई, मेरा जहाँ लंच आता था तो मैं इनके लिए एक्स्ट्रा लंच मंगाता था। ऐसे भी कितने लोग आए हैं, गवाह होंगे वो लोग आज। खैर वो तो अल्लाह देख रहा है, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता हूँ, ये सब खाना मौत जिंदगी अल्लाह के हाथ में है। लेकिन मैं सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ, मैं उस वक्त से आप लोगों के साथ जुड़ा था। मैं आज भी कहना चाहूँ, मैं प्रोफेशनली जो मैं चार्ज करूंगा, कोई उसमें मुझे ब्लेम नहीं कर सकता है। मैं काम कर रहा हूँ और वो लीगल एक्शन में। कोई कह रहा है यूट्यूब पे बैठ के, क्रेडिबिलिटी पे डाउट होता है कि अगर आदमी जो है, क्रेडिबिलिटी पे डाउट होता है, Right. इसका इंटेंशन क्या है, बोले ये क्यों सही। कर अभी रहा है? अभी लोग बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि सलीम मैं आप रीड करो, मैं क्यों रीड Right. करूं? अब तुम प्रोटेस्ट करो, मैंने बता दिया, सुनिए शान ना। भाई से क्रॉस करा दिया। सुन- अभी आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में आप हाँ। वकील से बात कर लो,
मैं उनसे भी बात करके लॉ पॉइंट, मेरा काम है, उनके वही बैंक कर रीड सकते करने का काम हैं, नहीं मैं है। भी आपको वही कर सकता हूँ मदद, बाकी और इसमें कुछ, वो भी उनके लिए जो सच में पैसों के हकदार हैं, बेचारे रो रहे हैं। जो बेचारी ने बताया वीडियो मैंने भी देखा, मुझे बहुत तकलीफ हुई कि उनकी बेटी का इंतकाल हो गया। शायद अगर ये पहले उस बार आ जाते ना तो इंशाअल्लाह ताला अब तक उनका पैसा मैं दिलवा देता था, ये वादा था मेरा। लेकिन उस वक्त कोई लोग आए नहीं। अब वो खैर वो बात चली गई। कुछ लोग यूट्यूब पे बैठ के बना रहे हैं कि वकील की फीस 2000 लगती है, 1000, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक वो यहीं बैठ के जज कर वो रहे तो हैं। मैंने भी उनको कहा हाँ। कि 65 लाख रुपए आपने नौरा शेख को दे दिए, Right. उनसे सवाल नहीं करे, उनके लिए दुआ कर रहे हो आप Right. कि नौरा शेख जी अल्लाह उनको ये करे, जी। बड़ी रात में दुआ कर रहे हो। और एक आदमी इकट्ठा करता है 2-2 हजार रुपये मांग के, अगर 50 आदमी से लाख रुपया जमा होता है, 100 आदमी से 2 लाख रुपया होता है वकील की फीस, उससे आप हिसाब मांगने के लिए बैठे, तो कहीं ना कहीं ये तो गलत है ना। कोई आदमी करेगा अपनी जेब से क्यों करेगा? सही बात है सलीम भाई, कोई अपनी जेब से नहीं करेगा। ये एक लीगल प्रोसीडिंग होती है। आपको भी पता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट जाना है तो कैसे कहाँ कैसे खर्चा होता है। पिटीशन बनती है, एओआर को अपॉइंट करना पड़ता है, अगर उसमें सीनियर एडवोकेट को अपॉइंट करना है उन्हें अपॉइंट करना पड़ता है, उनके साथ हमें अपीयरेंस देना पड़ता है, ड्राफ्टिंग होती है, हर चीज का पैसा लगता है। तो मैं हर बार जाके तो लोगों से नहीं कही लाइए इसका पैसा दीजिए उसका भी। अब उन्होंने कुछ दिया, तुरंत बना दिया वीडियो, देखिए हमने इतना दिया। ये सब बेसलेस बातें हैं। ये तो शानिल है, इन्होंने केस लड़ चुका है, हीरा गोल्ड से इन्वॉल्व है, इन पर अटैक भी हुआ, उसकी भी एक एफआईआर है। तो इनका जो अभी ये जो आज़ाद मैदान में प्रोटेस्ट हुआ, जो कंप्लेनर लोग जो बाहर आए, अभी जो नॉन कंप्लेनर लोग बाहर आए कि भाई नौरा शेख पे हमने भरोसा किया, नौरा शेख हमारे कोई जवाब नहीं दे रही, ना ही पैसे मिले हैं। तो इनसे हमने बात की कि क्या रेमेडी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हम जाते थे, इनके साथ भी एक आध बार गए हुए, और इन्होंने हमको अंदर लेके गया, इनके जो पैनल के एडवोकेट्स हैं उनसे मुलाकात करवाई थी। हालांकि उस टाइम कोर्ट बंद था, तो हमने सोचा कि इनसे भी राय लेते हैं। तो इनका ये कहना है, वहाँ पर अभी जो हम आपको मोटा मोटी बता दें कि आज़ाद मैदान में ये बात थी कि हम मिलेंगे, करेंगे, MSA DSA पे केस करेंगे, फिर हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कोई एडवोकेट से राय लेंगे। इनका कहना है शानिल का कि आप लोग डायरेक्ट जो है SFIU में डायरेक्ट जो है क्लेम फाइल कर दीजिए पूरा के पूरा, और उसके बाद सब मिलके एक पिटीशन जो है वहाँ फाइल कीजिए। तो दोनों रास्ते हैं। तीसरा भी हम रास्ता चाहेंगे, हम चाहेंगे क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बड़ा लॉ है, जिसको आगे इसमें इन हज़ारों लोगों को जो मार्गदर्शन देना, वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें लॉ की जानकारी जो है इन्वेस्टर तक पहुंचा देंगे। सलीम शेख, गरीन।